गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, अपनी एग्जेम्पशंस आगे बेटा करना शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 22 पे आओ बेटा, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। और बेटा जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की हम बात कर रहे हैं ना, दीज आर प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स। बेटा प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या हुआ? अगर आपको याद हो बेटा, तो मैंने बताया था कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स बेटा दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं प्योर लेबर और एक होते हैं मटेरियल प्लस लेबर के कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो हम यहां पर मटेरियल प्लस लेबर के कॉन्ट्रैक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखना बेटा। पहला है सर्विसेज प्रोवाइडेड अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना और ऑल अर्बन मिशन। नेचर ऑफ सर्विसेज, तो बेटा एक बात सुनो, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत या ऑल अर्बन मिशन के तहत आपको सर्विसेज प्रोवाइड करी गई हैं। कौन सी? कंस्ट्रक्शन की, इरेक्शन की, इंस्टॉलेशन की, कमीशनिंग की, कंप्लीशन की, फिटिंग आउट की, रिपेयर की, मेंटेनेंस की, रेनोवेशन की, ऑल्ट्रेशन की। बेटा ये सब सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। ठीक है, फिर सर्विसेज इन रिलेशन टू सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट्स, सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट्स अदरवाइज देन एज अ पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। बेटा याद करना, सुनो याद रखना, हमें सेकंड पॉइंट में ना कौन से सर्विसेज की बात कर रहे हैं? सर्विसेज इन रिलेशन टू सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट्स। बेटा हम उन बिल्डिंग्स की बात नहीं कर रहे हैं बेटा जिसमें दुनिया भर के बेटे फ्लैट्स होते हैं। हम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट की बात कर रहे हैं, मतलब घर की बात कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, अच्छा किस तरह की सर्विसेज? बेटा कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज दी गई हैं, इरेक्शन की, कमीशनिंग की, इंस्टॉलेशन की। बच्चे एक ना इंपॉर्टेंट डिफरेंस आप नोटिस करो बेटे। एक तो एग्जांपल सुनो, एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस बेटा आप नोटिस करो। प्रधानमंत्री आवास योजना, पता बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस। अगर आप फर्स्ट पॉइंट में बेटा और बच्चे सेकंड पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट में बेटा अगर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस नोटिस करो तो पता है पहले केस में ना बेटा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऑलमोस्ट सब सर्विसेज को कवर किया गया है। कंस्ट्रक्शन हो, इरेक्शन हो, इंस्टॉलेशन हो, रिपेयर हो, मेंटेनेंस हो, रेनोवेशन हो, फिटिंग आउट हो, मतलब ऑल्ट्रेशन हो, सारी सर्विसेज बेटा ऑलमोस्ट कवर करी गई हैं। लेकिन बेटा सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट्स के रिस्पेक्ट में सब कवर्ड नहीं है, सिर्फ 4 कवर्ड हैं। कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग एंड इंस्टॉलेशन, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, रेनोवेशन, ऑल्ट्रेशन, कंप्लीशन, फिटिंग आउट, ये सब कवर्ड नहीं है। तो याद रखना, सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट्स के रिस्पेक्ट में अगर आप रिपेयर मेंटेनेंस करवाते हो, ऑल्ट्रेशन करवाते हो, तो याद रख लेना बेटा टैक्सेबल हो जाएगी। पक्का? तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तो ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज कवर्ड हैं, लेकिन सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट्स के रिस्पेक्ट में सिर्फ 4 कवर्ड हैं। फिर है बेटा अगला, सर्विसेज सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज। बेटा पढ़ना जरा, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन। तो यहां पर भी बेटा वही 4 कवर्ड हैं जो सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट्स के रिस्पेक्ट में थी। कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ, ध्यान से देखना, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सटेंडिंग electricity distribution network up to tube well of a farmer or
एग्रीकल्चरिस्ट फॉर एग्रीकल्चर यूज। पता है क्या बेटा, ध्यान से सुनो बेटा, इमेजिन करो गांव में किसान है बेटा, ये उसका खेत है, ये बेटा उसका खेत है, ठीक है बेटा। अब ना खेती करने के लिए एक किसान को बेटा सबसे पहली जरूरत बेटा पानी की पड़ती है। तो पानी के लिए उसने लगाया ट्यूबवेल, पानी के लिए उसने क्या लगाया, ट्यूबवेल। लेकिन बेटा प्रॉब्लम क्या है, ट्यूबवेल चलेगा बिजली से, ट्यूबवेल चलेगा बिजली से। तो बेटा ये जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ क्या होती हैं ना, ये क्या करती हैं, गांव वगैरह में इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बेटा खंबे वगैरह सेटअप करती है। तो देखो ये खंबे बेटा सेटअप करे, तार यहां से यहां तक जाएगी बेटा, और इस खंबे से बेटा बिजली आएगी इस ट्यूबवेल में। तो उन्होंने कहा अगर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज गांव वगैरह में इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करती है, मतलब खंबे लगाती है, ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह लगाती है, ताकि किसानों के ट्यूबवेल तक बिजली को पहुंचाया जा सके, तो बेटा ये सर्विसेज भी क्या होंगी, एग्जेम्प्ट होंगी। पॉइंट बताओ, समझ आया? तो अगर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज गांव वगैरह में इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करती है ताकि किसानों के ट्यूबवेल्स तक बिजली को पहुंचाया जा सके, तो बेटा वो चीज, वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। ठीक है बेटा। अच्छा अगला बेटा, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ज्यादा दिक्कतें नहीं है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई। तो बेटा याद रखना, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी सर्विसेज देगा सब क्या रखी गई हैं, एग्जेम्प्ट। वर्ड लिखा है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई, मैंने टू आरबीआई की बात नहीं करी है। तो आरबीआई जो सर्विसेज देगा सारी की सारी बेटे एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ईएसआई कॉर्पोरेशन, ईएसआई कॉर्पोरेशन यानी एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, टू पर्सन्स गवर्नड अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो ईएसआई कॉर्पोरेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उन लोगों को विच आर गवर्नड अंडर ईएसआई एक्ट 1948, एग्जेम्प्ट होंगी बेटा सर्विसेज। अच्छा, सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस बाय वे ऑफ एन्युटी अंडर नेशनल पेंशन स्कीम, बेटा एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन टू पर्सन्स गवर्नड अंडर ईपीएफ एक्ट 1952, तो ऊपर जैसा ही पॉइंट है बेटा, ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज दे रही है किसको बेटा, उन पर्सन्स को विच आर गवर्नड अंडर ईपीएफ एक्ट 1952, एग्जेम्प्ट रहेगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, किसको दे रहा है बेटा आईआरडीए सर्विसेज, इंश्योरर्स को। इंश्योरर्स मतलब इंश्योरेंस कंपनी को, अंडर आईआरडीए एक्ट 1999, एग्जेम्प्ट होगी बेटा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेबी अंडर सेबी एक्ट 1992 बाय वे ऑफ प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज। तो बेटा अगर मैं इन पांचों पॉइंट्स को बेटा सिंपल तरीके से याद करूं ना, तो मुझे क्या समझ आया, सर्विसेज गिवन बाय ईएसआई, सर्विसेज गिवन बाय लाइफ इंश्योरेंस, सर्विसेज गिवन बाय ईपीएफ, सर्विसेज गिवन बाय आईआरडीए, सर्विसेज गिवन बाय सेबी, बेटा सारी की सारी क्या हैं, एग्जेम्प्ट रखी गई है। ठीक है, खास बेटा इनमें कुछ नहीं है, रीडिंग मार लेना मोर देन इनफ है बेटा। फिर सर्विसेज ऑफ कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर एनी पेंशन स्कीम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। एक बार बेटा अगला पॉइंट भी पढ़ो, फिर एक साथ समझाता हूं। सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्शन ऑफ एनी कंट्रीब्यूशन अंडर अटल पेंशन योजना। देखो बेटा मैं आपको दोनों पॉइंट्स एक साथ बेटा समझा देता हूं, सिंपल सी बात है। देखो बेटे बच्चे पता है होता क्या है यहां पर, देखो इमेजिन करो इमेजिन करो बेटा ये सेंट्रल गवर्नमेंट है,
यहाँ पे सुनो, ये बेटा गवर्नमेंट है, ठीक है, और इमेजिन करो गवर्नमेंट की कोई पेंशन स्कीम है, गवर्नमेंट की कोई क्या है, पेंशन स्कीम, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना बच्चे। अब गवर्नमेंट, ये जो पेंशन स्कीम है ना, इसमें मैंने, ए ने अपना खाता खुलवाया हुआ है बेटा, मैंने इस पेंशन स्कीम में अपना क्या खुलवा रखा है बेटा, अकाउंट खुलवा रखा है। तो बेटा गवर्नमेंट पता है आज के टाइम में आप लोगों को ना बहुत सारी बेटा फैसिलिटीज देती है। गवर्नमेंट कहती है कि आपने पेंशन स्कीम में अपना क्या खुलवा रखा है, खाता खुलवा रखा है, इस पेंशन स्कीम में आपको टाइम टू टाइम कुछ पैसा जमा करवाना पड़ेगा, लेकिन वो पैसा आपको जमा करवाने आने की ज़रूरत नहीं है, वो पैसा आपको जमा करवाने आने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना एजेंट आपके घर पे भेज देंगे, हम अपना एजेंट आपके घर पे भेज देंगे। आप क्या करना, इस एजेंट को अपना कंट्रीब्यूशन दे देना, जितना पैसा आप पेंशन स्कीम में जमा करवाना चाहते हो, और ये एजेंट आपकी पेंशन स्कीम में आपके कंट्रीब्यूशन को क्या करवा देगा, डिपॉजिट करवा देगा। बात समझ आई? तो बेटा देखो कितना आसान हो गया। आपको अब बैंकों में लाइनों में बेटा खड़े होने की जरूरत नहीं है पेंशन स्कीम में पैसा जमा करवाने के लिए। आप अपना कंट्रीब्यूशन किसको हैंड ओवर कर दो, एजेंट को। एजेंट आपके बिहाफ पे आपका कंट्रीब्यूशन जमा करवा देगा, किसको, गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। ठीक है बेटा, अब मुझे बताओ, ये जो, ध्यान से सुनना बेटा, ये जो एजेंट है ये बेटा गवर्नमेंट को अपनी क्या दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है कलेक्शन की। गवर्नमेंट बदले में इसको कमीशन देती है। बेटा याद रखना, इस कमीशन पे जीएसटी नहीं आता है, ये कमीशन क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। बात समझ आई बेटा? वही देखो, सर्विसेज ऑफ कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो ये बताओ बेटा एजेंट किस चीज की सर्विसेज दे रहा है, ऑफ कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन। मतलब एजेंट क्या करेगा, ये कस्टमर के घर पे जाएगा, उससे उसका कंट्रीब्यूशन कलेक्ट करेगा और उसका वो कंट्रीब्यूशन उसके बिहाफ पे उसकी पेंशन स्कीम में डिपॉजिट करवाएगा। और इस चीज के लिए गवर्नमेंट से वो क्या लेता है बेटा, कमीशन। उस कमीशन पे जीएसटी नहीं आएगा। क्या रखी गई है बेटे, एग्जेम्प्ट रखी गई है। समझ आया बच्चे? तो ये दोनों पॉइंट्स बेटा यही हैं, सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्शन ऑफ एनी कंट्रीब्यूशन अंडर अटल पेंशन योजना। तो ये था अंडर एनी पेंशन स्कीम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और ये है अंडर अटल पेंशन योजना जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है बेटा। तो 29th पॉइंट में स्टेट गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम कवर्ड है और 30th पॉइंट में सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम कवर्ड है। बताओ बेटा समझ आया? 31st पॉइंट, ये भी ध्यान से सुनना, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू अ बैंकिंग कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन रूरल एरियाज। मैं आपको बेटा समझाता हूं, मेरी बात समझनी है बेटा। छोटी छोटी बातें बेटा लिखना चाहोगे, ये एग्जांपल्स लिख लेना, खास उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सुनो मेरी बात समझो बेटा। इमेजिन करो बेटा ये एसबीआई है, ठीक है, और ये बेटा कोई गांव है, विलेज। इमेजिन करो बेटा विलेज में बेटा बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे गांव वाले रहते हैं बेटा विलेज में। सुनो अब बेटा ये जो एसबीआई है ना, ये सोच रहा है कि क्या विलेज में हमें अपनी ब्रांच ओपन करनी चाहिए या नहीं। तो एसबीआई क्या सोच रहा है, क्या हमें विलेज में, गांव में अपनी ब्रांच ओपन करनी चाहिए या नहीं। तो बेसिकली बेटा एसबीआई ब्रांच ओपन करने से पहले क्या करेगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगा। मतलब ब्रांच खोलने में खर्चा कितना आएगा और ब्रांच खोलने से फायदे क्या होंगे।
तो बेटा एसबीआई ने ना एक हिसाब लगाया खर्चों का। उसने कहा यार सबसे पहले तो हमें कोई जगह किराए पे लेनी पड़ेगी, तो रेंट देना पड़ेगा। स्टाफ हायर करेंगे तो सैलरी देनी पड़ेगी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा वगैरह वगैरह, ये सारे खर्चे होंगे। ठीक है, चलो एसबीआई ने कॉस्ट का हिसाब लगाया कि रेंट देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी वगैरह वगैरह। अब बेटा एसबीआई ने हिसाब लगाया बेनिफिट्स हमें ब्रांच ओपन करके क्या होंगे। तो बेटा जब एसबीआई ने बेनिफिट्स का हिसाब लगाया ना, तो एसबीआई ने कहा यार इस गांव में 200-500 लोग तो सारे हैं, 200-300-400 लोग तो सारे हैं इस गांव में, तो कितने अकाउंट्स ओपन हो जाएंगे, कितने लोन्स ले लेंगे। तो बेसिकली एसबीआई अब क्या सोच रहा है कि ये जो बेनिफिट्स है ना, ये खास बेनिफिट्स हमें नहीं हो रहे हैं। मतलब कॉस्ट जो है ब्रांच ओपन करने की, दैट इज मच हायर देन द बेनिफिट्स। तो एसबीआई ने कहा यार हम ब्रांच ओपन नहीं करते विलेज में, क्या फायदा बेटा, कॉस्ट ब्रांच ओपन करने की ज्यादा है और ब्रांच ओपन करके फायदे कुछ होने नहीं है, तो बेटर ऑफ है ब्रांच ओपन करें ही ना। अब एसबीआई एक और चीज सोच रहा है कि ऐसा क्या तरीका यूज किया जाए कि कॉस्ट ज्यादा ना हो, बेनिफिट्स ज्यादा हो। मतलब क्या करा जाए कि बेनिफिट्स एक्सीड कॉस्ट, बेनिफिट्स कॉस्ट से ज्यादा हो जाए। तो एसबीआई ने क्या करा बेटा, एसबीआई ने अपॉइंट किया अपना एक एजेंट। एसबीआई ने अपॉइंट करा अपना एक एजेंट, ब्रांच ओपन नहीं करी है उसने, एक एजेंट अपॉइंट करा है बेटा। इस एजेंट का बेटा पता है काम क्या है, ये विलेज में गांव में जाएगा घर घर, ठीक है। जो जो लोग अपने अकाउंट्स खुलवाना चाहते हैं एसबीआई में, ठीक है, उनसे फॉर्म्स भरवाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म्स भरवाएगा, उनसे पैसा लेगा, जो लोग अपने अकाउंट में जमा करवाना चाहते हैं वो पैसा लेगा, तो पैसा लेगा और एजेंट शहर में आके जो एसबीआई की ब्रांच है ना, वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म्स को जमा करवाएगा, उन्होंने जो पैसा दिया था वो उनके अकाउंट्स में जमा करवाएगा और उनके अकाउंट्स को क्या करेगा, ओपन करेगा। समझ आया बेटा। तो एसबीआई, नोटिस करो, एसबीआई ने ब्रांच ओपन नहीं करी बेटा, एसबीआई ने एक एजेंट अपॉइंट कर दिया जिसका काम ही यही है। वो गांव गांव जाएगा, घर घर जाएगा, जो लोग एसबीआई में, शहर में एसबीआई में अपना खाता खुलवाना चाहते हैं उनसे एप्लीकेशन फॉर्म भरवाएगा, पैसा लेगा, शहर आएगा और एसबीआई में वो फॉर्म्स जमा करवाएगा और उनके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करवाएगा। बात समझ आई। इसके लिए बेटा एसबीआई एजेंट को क्या दे रहा है बेटा, कमीशन, ठीक है। इस कमीशन को क्या रखा गया है बेटा, एग्जेम्प्ट रखा गया है। और उस एजेंट को बेटा हमने नाम क्या दिया, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। बेटा इस चीज से ना फायदा एसबीआई को ये होता है कि एसबीआई को गांव में ब्रांच भी ओपन नहीं करनी पड़ी और गांव का बिजनेस भी मिल गया एसबीआई को। मतलब बात समझो ना, बिजनेस भी मिल गया और ब्रांच भी ओपन नहीं करनी पड़ी। बस एक खर्चा हुआ बेटा इसमें, बस एक खर्चा हुआ, कौन सा, एजेंट को क्या देनी पड़ी बेटा, कमीशन देनी पड़ी। सारे खर्चे बच गए, रेंट बच गया, सैलरी बच गया, इलेक्ट्रिसिटी बच गया, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, सब खर्चे बच गए, बस एक खर्चा हो रहा है बेटा, कमीशन, ठीक है। और इतने सारे लोगों के अकाउंट्स जो मिले वो भी तो बेनिफिट्स हो गए ना बेटा। पॉइंट बताओ, समझ आया। इस एजेंट को बेटा हम नाम देते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। बात बताओ, समझ आया बेटा। और बेटा यही काम ना, यही काम जैसे बैंकिंग कंपनीज करती है ना, यही काम बेटा इंश्योरेंस कंपनीज करती है। इंश्योरेंस कंपनीज ने भी अपने बेटे क्या करवा रखे, अपने क्या अपॉइंट कर रखे हैं बेटा, एजेंट्स। वो एजेंट्स क्या करते हैं, गांव गांव जाते हैं बेटा, लोगों की पॉलिसीज करते हैं, उनसे प्रीमियम कलेक्ट करते हैं और शहर में आके इंश्योरेंस कंपनीज के पास जमा करवा देते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज उन एजेंट्स को क्या देती है, कमीशन। वो कमीशन बेटा क्या रहेगी, एग्जेम्प्ट है, उस पर जीएसटी नहीं आएगा।
तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यानी एजेंट टू अ बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी। पक्का बताओ, बात समझ आई बेटा? करना चाहो बेटा, लिखना चाहो लिख लो, बाकी कोई खास इसमें है नहीं कुछ। समझ आया? अच्छा बेटा, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आज, जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको पहले ही मार्क करवा दूंगा, ये सब इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, तो स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो बेटा लोग क्या दे रहे हैं, अपनी स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज दे रहे हैं। कौन से इवेंट्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं बेटा? इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड, पाइका स्कीम। बेटा पाइका का फुल फॉर्म लिखना चाहो तो लिख लो, पंचायत युवा क्रीड़ा खेल अभियान। पंचायत युवा क्रीड़ा एंड खेल अभियान, पंचायत युवा क्रीड़ा एंड खेल अभियान स्कीम। फिर एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल फॉर द डेफ, पैरालंपिक्स कमेटी ऑफ इंडिया और स्पेशल ओलंपिक्स भारत। तो बेटा उन्होंने क्या कहा, जो ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दे रही हैं उन स्पोर्टिंग इवेंट्स को जिनको ये लोग क्या कर रहे हैं बेटा, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो ऐसी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज क्या रखी गई हैं, एग्जेम्प्ट रखी गई हैं। ठीक है बेटा। फिर 33rd, एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, पढ़ना बेटा क्या लिखा हुआ है, एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय NSDC, National Skill Development Corporation. बेटा this NSDC is set up by Government of India. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने NSDC सेटअप कर रखी है बेटा, ये है सेंट्रल लेवल पे बेटे। NSDC फंक्शन करती है बेटा सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, NSDC ने अपने नीचे अपॉइंट कर रखी है SSC, सेक्टर स्किल काउंसिल। इसको अपॉइंट किसने किया है, NSDC ने। ये काम करती है बेटा स्टेट लेवल पे, तो NSDC तो हो गई सेंट्रल लेवल पे, SSC काम करती है स्टेट लेवल पे। अच्छा, SSC ने अपने नीचे अपॉइंट कर रखे हैं 2, असेसमेंट एजेंसी और ट्रेनिंग पार्टनर। ठीक है बेटा, ये दोनों हैं सिटी लेवल पे। इनको किसने अपॉइंट किया बेटा, SSC ने अपॉइंट किया है। तो सीक्वेंस समझ रहे हो बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट करा NSDC को, देखो बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया NSDC को। ठीक है, NSDC काम करती है बेटा सेंट्रल लेवल पे, मतलब ऑल इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे। ठीक है, NSDC ने आगे अपॉइंट करा SSC, बेटा SSC काम करता है स्टेट लेवल पे, और SSC ने आगे अपॉइंट करे 2, असेसमेंट एजेंसी और ट्रेनिंग पार्टनर। और बेटा ये दोनों काम करते हैं सिटी लेवल पे, ये दोनों काम करेंगे सिटी लेवल पे। ठीक है बेटे, तो लिखना चाहिए लिख लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया NSDC को, NSDC ने अपॉइंट करा SSC को, SSC ने अपॉइंट करा असेसमेंट एजेंसी और ट्रेनिंग पार्टनर को। ठीक है, अब बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, सुनो बेटा, ये जो बेसिकली ये जो NSDC है, SSC है, असेसमेंट एजेंसी है, ट्रेनिंग पार्टनर है, ये लोग बेटा क्या करते हैं, ये बच्चे वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं।
कल मैंने बताया था ना वोकेशनल कोर्सेज होते हैं बेटा, तो ये लोग, ये एजेंसीज क्या प्रोवाइड करती हैं? वोकेशनल ट्रेनिंग, जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, मैकेनिक, इस तरह की बेटा इन सब एरियाज में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ये लोग। अब सुनो मेरी बात जो मैं कहूँगा बेटा। बेटा ये जो एजेंसी होती है ना, असेसमेंट एजेंसी, इसका काम क्या होता है? ये कैंडिडेट्स के लेती है एग्जाम्स, टेस्ट लेती है, और ट्रेनिंग पार्टनर, नाम से भी पता चल रहा है, ये कैंडिडेट्स को उस एरिया में क्या प्रोवाइड करती है बेटा? ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। तो बेटा अगर मैं कोई वोकेशनल कोर्स करना चाहता हूं तो असेसमेंट एजेंसी बेटा मेरा क्या लेगी? टेस्ट लेगी, और ट्रेनिंग पार्टनर मुझे क्या प्रोवाइड करेगा? ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा बेटा। बात समझ आई? अब सुनना, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा बेटा। एनएसडीसी अपनी सर्विसेज दे रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एग्जेम्प्ट रखा गया है बेटा। एसएससी अपनी सर्विसेज दे रहा है एनएसडीसी को, एग्जेम्प्ट रखा गया है। और ये दोनों बेटे, ये दोनों अपनी सर्विसेज दे रहे हैं एसएससी को। दोनों कौन? असेसमेंट एजेंसी और ट्रेनिंग पार्टनर, ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं एसएससी को। इसे भी क्या रखा गया है बेटा? एग्जेम्प्ट रखा गया है। तो एनएसडीसी सर्विस दे रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एग्जेम्प्ट। एसएससी सर्विस दे रहा है एनएसडीसी को, एग्जेम्प्ट। असेसमेंट एजेंसी और ट्रेनिंग पार्टनर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं एसएससी को, एग्जेम्प्ट। क्लियर हुआ बेटा? अच्छा, अगला ये पॉइंट बेटा इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लेना, इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। 34th, सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट। ध्यान से सुनना बेटा जो मैं कहूंगा। बेटा एक आर्टिस्ट है, ठीक है, कलाकार है, जो फोक या क्लासिकल फॉर्म, ठीक है, कौन कौन से दो फॉर्म्स कवर्ड है? फोक फॉर्म और क्लासिकल फॉर्म। तो कोई कलाकार है जो फोक फॉर्म में या क्लासिकल फॉर्म में अपनी सर्विसेज दे रहा है। अब फोक और क्लासिकल फॉर्म म्यूजिक का हो, डांस का हो या थिएटर का हो, ठीक है बेटा, क्या है? एग्जेम्प्ट है। प्रोवाइडेड, शर्त क्या है? कंसिडरेशन शुड नॉट एक्सीड 1,50,000 रुपए। मतलब वो कलाकार जो पैसे ले रहा है ना अपनी कला दिखाने के, वो 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए कंसिडरेशन। तो एक बात सुनो, मैंने क्या क्या कहा। एक कलाकार है, ठीक है, जो अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, किस में बेटा? फोक फॉर्म में या क्लासिकल फॉर्म में। अब वो फोक फॉर्म या क्लासिकल फॉर्म म्यूजिक का हो, डांस का हो या थिएटर का हो, एग्जेम्प्ट रहेगा बेटा। शर्त क्या है? कंसिडरेशन, जो पैसा आप उसको दे रहे हो ना अपनी कला दिखाने का, वो कंसिडरेशन 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो याद रखना, अगर कंसिडरेशन 1.5 लाख या उससे कम है तो बेटा एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर कंसिडरेशन 1.5 लाख को एक्सीड करता है बेटा तो टैक्सेबल होगा। और याद रखना, पूरा टैक्सेबल होता है बेटा, ये मत करना कि 1.5 लाख से ऊपर जितना होगा वो टैक्सेबल। सपोज मैंने उसको 2 लाख दिए तो बेटा 50,000 टैक्सेबल होगा या पूरा 2 लाख? बेटा पूरा 2 लाख टैक्सेबल होगा। पक्का? शर्तें क्लियर हुई? एक कलाकार है जो अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, कौन कौन से 2 फॉर्म में बेटा? फोक फॉर्म में या क्लासिकल फॉर्म में। अब वो परफॉर्मेंस चाहे वो म्यूजिक में दे रहा हो, डांस में दे रहा हो या थिएटर में दे रहा हो, एग्जेम्प्ट है। अगर आप उसको पैसे, कंसिडरेशन 1.5 लाख रुपए तक दे रहे हो अपनी कला दिखाने का, अगर आपने 1.5 लाख से ऊपर दिया तो बेटा पूरा अमाउंट क्या होगा? टैक्सेबल होगा। तो बेटा यहां से ना मैं एक बात समझा हूं जो आप लिखोगे बेटा मेरे साथ साथ। उन्होंने कहा
जो आर्टिस्ट है ना, वो अपनी कला किस में दिखा रहा है बेटा? फोक फॉर्म या क्लासिकल फॉर्म में। यानी बेटा उन्होंने वेस्टर्न फॉर्म को कवर नहीं करा है। अब बेटा कोई पर्सन है, डांसर है बेटा, बहुत अच्छा डांसर है, हिप हॉप करता है बेटा, तो वेस्टर्न फॉर्म है ना, वेस्टर्न फॉर्म है तो टैक्सेबल होगा बेटा, पक्का। अच्छा मेरे को एक बात बताओ बेटा, फिल्मों में जो एक्टर एक्ट्रेसेस बेटा काम करते हैं या टीवी सीरियल्स में जो एक्टर एक्ट्रेसेस काम करते हैं, ना तो बेटा फोक फॉर्म है ना बच्चे क्लासिकल फॉर्म है, अगेन वेस्टर्न फॉर्म ऑफ थिएटर है बेटा, क्या होगा? टैक्सेबल होगा। यानी याद रखना, ये जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस बेटा अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, इनकी सर्विसेज पे बेटा जीएसटी आएगा, पक्का क्लियर हो रहा है? ठीक है। अच्छा बहुत सारे आर्टिस्ट, कॉपी कर लो बेटा इसे पहले, ये लिख लेना बेटा, ये कई बार आ जाता है। फिर मैं एक इंपॉर्टेंट बात और है वो बताता हूं आपको। अच्छा बेटा अब एक लास्ट लाइन अगर पढ़े ना, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है बेटा, अबव एग्जेम्पशन शैल नॉट अप्लाई टू परफॉर्मेंस गिवन बाय एन आर्टिस्ट एज अ ब्रांड एम्बेसडर। अब ये सुनना बेटा जो मैंने कहा, एज अ ब्रांड एम्बेसडर, ये क्या है? अब सुनो बेटा, इमेजिन करो एक सिचुएशन बेटा, जो मैं एग्जांपल लिखवाऊंगा लिखना है मेरे साथ साथ। बेटा मेरा ना एक प्रोडक्ट है, मेरा एक प्रोडक्ट है, और आपको बेटा पता होता है जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, हर कंपनी के अपने प्रोडक्ट्स के ना बेटा ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं। तो मैंने बेटा, मेरा प्रोडक्ट एक सोप का है, सोप है मेरा, ठीक है। मैंने बेटा अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए, मार्केटिंग के लिए, पब्लिसिटी के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बेटा दीपिका पादुकोण को मैंने चुना है एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ माय प्रोडक्ट। तो मैंने अपने प्रोडक्ट के सेल्स प्रमोशन के लिए, पब्लिसिटी के लिए, मार्केटिंग के लिए बेटा ब्रांड एम्बेसडर, ये ब्रांड एम्बेसडर है बेटा। तो मैंने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना है? दीपिका पादुकोण को। बेटा अब दीपिका पादुकोण क्या करती है, सुनो ध्यान से सुनना बेटा। अब दीपिका पादुकोण क्या करती है? दीपिका पादुकोण इज एन आर्टिस्ट, दीपिका पादुकोण इज एन आर्टिस्ट। दीपिका पादुकोण अपनी परफॉर्मेंस देती है, अपनी परफॉर्मेंस देती है फोक फॉर्म में या क्लासिकल फॉर्म में। दीपिका पादुकोण अपनी परफॉर्मेंस देती है फोक फॉर्म में, क्लासिकल फॉर्म में, ऑफ म्यूजिक, डांस और थिएटर। चलो हम डांस की बात कर लेते हैं। फोक और क्लासिकल फॉर्म में परफॉर्मेंस देती है डांस में, ठीक है। लेकिन बेटा एक सोचने वाली बात यह है, सुनो सुनो, गवर्नमेंट ने बेटा क्या कहा? गवर्नमेंट ने कहा कि दीपिका पादुकोण इज एन आर्टिस्ट, ठीक है, आर्टिस्ट है, ठीक है, आर्टिस्ट है। उसने अपनी परफॉर्मेंस दी है फोक फॉर्म में, क्लासिकल फॉर्म में, ऑफ डांस। तो मतलब बेटा सारी शर्तें सेटिस्फाई होती है ना, आर्टिस्ट है, फोक और क्लासिकल फॉर्म में परफॉर्मेंस दे रहा है, डांस की परफॉर्मेंस दे रहा है, तो सारी शर्त सेटिस्फाई होती है। लेकिन बेटा गवर्नमेंट ने क्या कहा कि दीपिका पादुकोण अपनी जो परफॉर्मेंस दे रही है ना, वो आपके प्रोडक्ट के मार्केटिंग, आपके प्रोडक्ट के सेल्स प्रमोशन के लिए दे रही है, आपके प्रोडक्ट की पब्लिसिटी के लिए दे रही है। यहां पर एग्जेम्पशन जो हमने आपको दी थी ना, कितने रुपए की? 1.5 लाख रुपए की एग्जेम्पशन जो दी थी वो अप्लाई नहीं करेगी। मतलब बेटा याद रखना, अगर दीपिका पादुकोण ने परफॉर्मेंस दी फोक और क्लासिकल फॉर्म में, चाहे म्यूजिक का हो, चाहे डांस का हो, चाहे थिएटर का हो, और उसे जो कंसिडरेशन हम दे रहे हैं वो 1.5 लाख से कम भी है ना बेटा, 1.5 लाख से कम भी है, तो भी
पूरा का पूरा क्या होगा बेटा, टैक्सेबल होगा। भाई 1.5 लाख से ज्यादा है तो टैक्सेबल है ही है, 1.5 लाख से कम भी होगा तो भी क्या है, टैक्सेबल। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा कि दीपिका पादुकोण आपके प्रोडक्ट की क्या है, ब्रांड एम्बेसडर, मतलब वो आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग, पब्लिसिटी, सेल्स, प्रमोशन में एंगेज्ड है, और ऐसे लोगों को एग्जेम्पशन देने का कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने कहा ये जो एग्जेम्पशन है ना ऊपर वाली, कितने रुपए वाली बेटा, 1.5 लाख रुपए, ये अप्लाई नहीं करेगी अगर परफॉर्मेंस आर्टिस्ट ने दी है इन द कैपेसिटी ऑफ अ ब्रांड एम्बेसडर। बेटा इस पे ना क्वेश्चन आ जाता है बेटा एमसीक्यू बन के, तो याद रखना, अगर कोई आर्टिस्ट फोक और क्लासिकल फॉर्म में परफॉर्मेंस देता है, चाहे डांस का हो, म्यूजिक का हो, थिएटर का हो, इन द कैपेसिटी ऑफ अ ब्रांड एम्बेसडर, तो बेटा एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी उसको, और पूरे का पूरा अमाउंट चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो, क्या होगा बेटा, टैक्सेबल। उस पे क्या आएगा, जीएसटी आएगा। क्वेश्चन आ जाता है बेटा इस पे, कॉपी करना चाहो कर लो। अगर बेटा आप अपनी परफॉर्मेंस इन द कैपेसिटी ऑफ अ ब्रांड एम्बेसडर नहीं दे रहे हो, तो बेटा आप 1.5 लाख का एग्जेम्पशन क्या कर सकते हो, आप अवेल कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ अगले पे। खास कुछ नहीं है बेटा, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। एडमिशन टू सर्कस डांस थिएट्रिकल परफॉर्मेंस। बेटा एडमिशन टू सर्कस डांस थिएट्रिकल परफॉर्मेंस क्या हुआ बेटा, इमेजिन करो मेरे यहाँ पर देहरादून शहर में बेटा सर्कस लगा हुआ है, कोई है ना, सर्कस लगा हुआ है। मैंने सर्कस की बेटा टिकट खरीदी, मेरा बेटा जिद कर रहा था, मैंने सर्कस की क्या खरीदी, टिकट खरीदी। उस टिकट पे बेटा, उस टिकट पे क्या जीएसटी आएगा बेटा, नोट पढ़ना, द अबव एग्जेम्पशन शैल अप्लाई इफ कंसिडरेशन चार्ज इज अप टू 500 पर पर्सन है बेटा। तो बेटा याद रखना, मैं अपने बेटे को सर्कस दिखाने ले गया बेटे, सर्कस की टिकट ली, क्या उस सर्कस की टिकट पे जीएसटी आएगा, आएगा बेटा, अगर टिकट का प्राइस 500 रुपए से ज्यादा है। अगर 500 रुपए पर पर्सन तक है टिकट का प्राइस, नो जीएसटी। लेकिन अगर सर्कस की टिकट का प्राइस 500 रुपए को एक्सीड करता है, जीएसटी आएगा। बात समझ आई? ऐसे ही बेटा मैं कोई डांस परफॉर्मेंस देखने गया, मैं कोई थिएट्रिकल परफॉर्मेंस देखने गया, ठीक है, क्या इन पे जीएसटी आएगा बेटा, बिल्कुल आएगा। अगर टिकट का प्राइस 500 रुपए से ज्यादा है, अगर टिकट का प्राइस अप टू 500 रुपए है, नो जीएसटी। ठीक है। अच्छा बेटा फिल्म फेयर अवार्ड्स हो रहे थे, बड़ा मन था बेटा एक्टर एक्ट्रेसेस को करीब से देखूं, तो मैंने फिल्म फेयर अवार्ड्स की बेटी टिकट खरीद ली। अब ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, फिल्म फेयर अवार्ड की टिकट कोई 200, 250, 300 रुपए की तो आएगी नहीं बेटा, महंगी आई, 10,000 रुपए की टिकट आई। क्या जीएसटी आएगा? बिल्कुल आएगा बेटा, क्योंकि कंसिडरेशन 500 रुपए पर पर्सन को क्या करता है, एक्सीड करता है। ऐसी बेटा मेरे शहर में अरिजीत सिंह का बेटा म्यूजिकल कॉन्सर्ट हो रहा है, उसकी टिकट खरीदी, क्या जीएसटी आएगा बेटा? बिल्कुल आएगा, अगर कंसिडरेशन 500 रुपये पर पर्सन को एक्सीड करता है। अच्छा बेटा मेरे देहरादून शहर में कोई ब्यूटी पीजेंट हो रहा है बेटा, मिस वर्ल्ड का जो कंपटीशन है वो हो रहा है बेटा, या फेमिना मिस इंडिया, इसका कंपटीशन हो रहा है बेटा, क्या जीएसटी आएगा? बिल्कुल आएगा बेटा, अगर इस ब्यूटी पेजेंट की टिकट का प्राइस 500 रुपये को क्या करता है, एक्सीड। ऐसे ही कोई म्यूजिकल परफॉर्मेंस या कोई स्पोर्टिंग इवेंट अदर देन रिकॉग्नाइज्ड, और उन्होंने रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट को भी क्या करा है, कवर। तो याद रखना रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट, नॉट रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट, दोनों कवर्ड है बेटे। ठीक है, और कौन कवर्ड है? प्लैनेटेरियम बेटा, सब प्लैनेट्स वगैरह के बारे में एक म्यूजियम होता है ना, प्लैनेट्स के बारे में जो म्यूजियम होता है उसे हम प्लैनेटेरियम कहते हैं। तो बेटा मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, अब जिद है उसकी, पापा
प्लैनेट्स देख के आने करीब से। मैं म्यूजियम ले गया, अगर टिकट का प्राइस 500 रुपये से ज़्यादा है तो जीएसटी आएगा, अगर 500 रुपये तक है नो जीएसटी। बात समझ आई बेटा? एमसीक्यू में आ सकता है ये। क्लियर हुआ? फिर अगला एडमिशन 2, फिर से बेटा एडमिशन 2 म्यूजियम। बेटा मैंने किसी म्यूजियम की टिकट खरीदी है, प्लैनेटेरियम की नहीं, म्यूजियम की। नेशनल पार्क की बेटा टिकट खरीदी है, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की टिकट खरीदी है, टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट की बेटा टिकट खरीदी, जू देहरादून जू की बेटा टिकट खरीदी, कोई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट देखने के लिए टिकट खरीदी, कोई इवेंट देखने के लिए टिकट खरीदी विच इज ऑर्गेनाइज्ड अंडर फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020, बेटा एग्जेम्प्ट है। अब एक बात बेटा नोटिस करो, 35th पॉइंट में और 36th पॉइंट में बेटा डिफरेंस क्या है? 35th पॉइंट में बेटा कंसिडरेशन अगर 500 रुपए पर पर्सन तक है एग्जेम्प्ट, 500 रुपए को एक्सीड करता है टैक्सेबल। लेकिन यहां पर बेटा कंसिडरेशन नहीं है, मतलब कंसिडरेशन 500 से कम हो ज्यादा हो एग्जेम्प्ट है। तो एग्जेम्प्ट है इररिस्पेक्टिव ऑफ कंसिडरेशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है बेटा, सिंपल पॉइंट्स है। अच्छा अगला क्या है बच्चे? रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। बेटा रेजिडेंशियल ड्वेलिंग मतलब मैंने अपना घर किसी किराएदार को बेटा किराए पे दिया, या मैंने अपना फ्लैट किसी किराएदार को किराए पे दिया। बेटा मैं होटल्स की, लॉजेस की, गेस्ट हाउसेस की, हाउस बोट्स की, कैंप साइट्स की, इन्स की, इनकी बात नहीं कर रहा हूं। इनकी बात बेटा मैं ऑलरेडी पहले कर चुका हूं आपसे पिछले लेक्चर में। बच्चे याद आता है? पिछले लेक्चर में मैं इनकी बात कर चुका हूं, होटल गेस्ट हाउसेस वगैरह की। ये देखो बेटा 10th पॉइंट में मैंने ऑलरेडी आपसे बात कर ली है, होटल्स, गेस्ट हाउसेस, क्लब्स, कैंप साइट्स, इन्स। तो मैं अब जो पॉइंट करा रहा हूं आपसे आपको, उसमें मैं होटल गेस्ट हाउसेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रेजिडेंशियल ड्वेलिंग्स की बात कर रहा हूं, मतलब घर, फ्लैट्स, मैं इनकी बात कर रहा हूं बेटा। तो मैंने अपना घर किसी किराएदार को किराए पे दिया बेटा, क्या उस पे उसके किराए पे जीएसटी आएगा? नहीं आएगा बेटा। मैंने अपना फ्लैट किसी किराएदार को किराए पे दिया, क्या उस पे जीएसटी आएगा? नहीं आएगा बेटा, एग्जेम्प्ट है। बेटा टोल चार्जेस, टोल चौक होते हैं ना बेटा, आपने टोल पे किया, टोल के चार्जेस पे करे बेटा, उन टोल चार्जेस पे कोई जीएसटी नहीं है, एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज, तो बेटा आपने सपोज कोई समाज सेवा का भूत चढ़ा आपको, आपके पास जगह खाली थी, आपने एक पब्लिक लाइब्रेरी बेटा ओपन कर दी, ठीक है, आप लोगों से बुक्स पढ़ने के पैसे ले रहे हो, क्या उस पर बेटा जीएसटी आएगा? उस कंसिडरेशन पे जीएसटी नहीं आएगा। अच्छा पब्लिक कन्वीनियंस सर्विसेज सच एज बाथरूम्स, वॉशरूम्स, लेबोरेटरीज, यूरिनल्स, टॉयलेट्स, तो बेटा लोकल अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ। वैसे लोकल अथॉरिटी ने बेटा आप देखोगे राजपुर रोड पे या दून हॉस्पिटल के आसपास बहुत सारे बेटा पब्लिक यूरिनल्स वगैरह ओपन करे हुए हैं लोकल अथॉरिटी ने। पैसा चार्ज किया जाता है बेटा आपसे, कंसिडरेशन चार्ज किया जाता है, क्या उस कंसिडरेशन पे बेटा जीएसटी आएगा? नहीं बच्चे, कोई जीएसटी नहीं है। अच्छा 41 सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्टिंग और प्रोवाइडिंग न्यूज़ बाय एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, पीटीआई, पीटीआई मतलब बेटा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूएनआई, यूएनआई मतलब बेटा यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, ठीक है, पीटीआई, यूएनआई। अब मेरी बेटा बात सुनना, आपने शायद नोटिस किया हो बेटा, अगर आपने बजरंगी भाईजान मूवी देखी है ना, तो उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक फेमस जर्नलिस्ट का रोल जो पाकिस्तान से था,
उसका प्ले किया था, मतलब फेमस तो खैर क्या था, मूवी की वजह से ज़्यादा फेमस हो गया। और नाम क्या था बेटा उसका? चांद नवाब। नाम क्या था बेटा? चांद नवाब। बेटा आपको पता है ये चांद नवाब कौन था? बेटा चांद नवाब एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट था। चांद नवाब वॉज एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। बेटा इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट मतलब वो एज सच किसी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़ा नहीं होता है। पता है इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट क्या करता है बेटा? ऑन हिज ओन न्यूज़ कलेक्ट करता है बेटा, अपने आप न्यूज़ कलेक्ट करता है और न्यूज़ चैनल्स को, न्यूज़पेपर्स को, मैगजीन्स को वो न्यूज़ बेचता है। तो बेटा अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो चांद नवाब था ये एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट था बेटा, अगर मैं बोलूं इसका काम क्या था बेटा, तो इसका काम क्या था? ये न्यूज़ कलेक्ट करता था, कलेक्शन ऑफ न्यूज़, और टीवी चैनल्स वगैरह को बेटा ये न्यूज़ सप्लाई कर देता था, ठीक है। और टीवी चैनल्स वगैरह इसको क्या पे करते थे? कंसिडरेशन पे करते थे। बेटा क्या इस कंसिडरेशन पे जीएसटी आएगा? नहीं बेटा, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की जो सर्विसेज हैं उनको क्या रखा गया है? एग्जेम्प्ट रखा गया है। पक्का बताओ, क्लियर हुआ? ऐसी बेटा ये जो पीटीआई है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, दिस इज ऑल्सो लाइक अ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। ये न्यूज़ कलेक्ट करते हैं और टीवी चैनल्स वगैरह को बेच देते हैं। यूएनआई, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, इनका भी यही काम है बेटा, मार्केट से न्यूज़ कलेक्ट करेंगे और टीवी चैनल्स वगैरह को बेच देंगे। कभी बेटा कभी ना ध्यान देना, जब आप न्यूज़ वगैरह सुनते हो, अगर सुनते हो तो कई बार ना न्यूज़ के बीच में बोला जाता है हमें पीटीआई के हवाले से खबर मिली है, हमें यूएनआई के हवाले से खबर मिली है। बेटा पीटीआई के हवाले से खबर मिली है, दैट पीटीआई स्टैंड्स फॉर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। हमें यूएनआई के हवाले से खबर मिली है, दैट स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया। तो इनकी जो सर्विसेज हैं वो क्या रखी गई हैं बेटा? एग्जेम्प्ट रखी गई हैं। बेटा बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। 42nd, सर्विसेज बाय एन ऑर्गेनाइजर to any person in respect of business exhibition held outside India। तो बेटा मैं कोई बिजनेस एग्जीबिशन लगाना चाहता हूं इंडिया से बाहर, और कोई ऑर्गेनाइजर मुझे उस बिजनेस एग्जीबिशन को लगाने में मेरी मदद कर रहा है, मतलब मुझे सर्विसेज दे रहा है, जिसके लिए वो मुझसे क्या चार्ज कर रहा है? कंसिडरेशन। तो उसकी सर्विसेज बेटे एग्जेम्प्ट रखी गई हैं। सर्विसेज बाय वे ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, कसाई खाना बेटा, बुचड़ खाना कह सकते हो आप, कसाई खाना बेटा, कसाई खाना जो सर्विसेज दे रहा है वो भी बेटा एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, राइपनिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकेजिंग, लेबलिंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स which do not change their essential characteristics। तो बेटा ये क्या रखी गई हैं? एग्जेम्प्ट रखी गई हैं। तो अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की प्री कंडीशनिंग करते हो, प्री कूलिंग, राइपनिंग, वैक्सिंग, पैकेजिंग करते हो, लेबलिंग करते हो, याद रखना इनकी वजह से एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज नहीं आना चाहिए बेटा, तो एग्जेम्प्ट है। अच्छा, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फॉरेन डिप्लोमैटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया। बेटा फॉरेन डिप्लोमैटिक मिशन मतलब एम्बसीज जो इंडिया में लोकेटेड है। बेटा हर कंट्री की एम्बेसी इंडिया में लोकेटेड है। इमेजिन करो बच्चे, मुझे यूएस जाना है, खैर आज के दौर में तो बेटा यूएस जाना बेवकूफ़ी है, लेकिन वैसे एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मुझे यूएस जाना है बेटा, यूएस जाने के लिए मुझे वीज़ा लगवाना पड़ेगा। वीज़ा लगवाने के लिए बेटा मुझे जाना पड़ेगा यूएस एम्बसी। यूएस एम्बसी वाले मुझसे वीज़ा लगवाने की क्या चार्ज करेंगे? फीस। क्या उस फीस पे बेटा जीएसटी आएगी? नहीं आएगी बेटा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फॉरेन डिप्लोमैटिक मिशन यानी एम्बसीज जो इंडिया में लोकेटेड हैं इज एग्जेम्प्ट। तो वीज़ा
जीएसटी नहीं आता है बेटा, एग्जेम्प्ट है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, 46 इंपॉर्टेंट पॉइंट है 46, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी बाय। ये बेटा मेरे साथ साथ ना लिखोगे जरा, एक डायग्राम बनवा रहा हूं छोटा सा आपको। यहां पर लिखना बेटा रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी। बेटा इमेजिन करो कोई रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी है, उसको बेटा कोई इंडिविजुअल अपनी सर्विसेज दे रहा है एज अ प्लेयर। मतलब प्लेयर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को अपनी क्या दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है। और देखो बेटा किस किस को कवर किया गया है, यहां पर देखो, बाय एन इंडिविजुअल एज अ प्लेयर, रेफरी, कोच, अंपायर, टीम मैनेजर। मेरी बात सुनो बेटा, इस रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को कोई इंडिविजुअल अपनी सर्विसेज दे रहा है एज अ प्लेयर, एज अ रेफरी, एज अ कोच, एज अ अंपायर, as a coach, as a umpire, as a team manager, as a team manager। तो बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं कहूंगा। कोई रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी है, ठीक है, उस रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को कोई प्लेयर अपनी सर्विसेज दे रहा है, एग्जेम्प्ट है। रेफरी अपनी सर्विसेज दे रहा है, एग्जेम्प्ट है। कोच अपनी सर्विसेज दे रहा है, एग्जेम्प्ट है। अंपायर अपनी सर्विसेज दे रहा है, एग्जेम्प्ट है। टीम मैनेजर अपनी सर्विसेज दे रहा है, एग्जेम्प्ट है। इवन बेटा रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस अगर कोई दूसरी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी दे रही है, अनदर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, तो एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को दूसरी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी क्या दे रही है, सर्विसेज, तो वो भी क्या है बेटे, एग्जेम्प्ट है। बेटा एक बात नोटिस करिए आपने, उन्होंने सिर्फ किस किस को कवर करा, प्लेयर जो सर्विस देगा एग्जेम्प्ट, रेफरी जो सर्विस देगा एग्जेम्प्ट, कोच जो सर्विस देगा एग्जेम्प्ट, अंपायर जो सर्विस देगा एग्जेम्प्ट, टीम मैनेजर जो सर्विस देगा एग्जेम्प्ट। लेकिन बेटा किन किन को अब कवर नहीं करा है मैं वो बता रहा हूं बेटा। बेटा एक बार बताओ, अगर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को कोई कमेंटेटर सर्विस देता है, कमेंटेटर, तो उसको कवर नहीं करा गया है बेटा, वो टैक्सेबल है, ठीक है। अच्छा, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को बेटा कोई सिलेक्टर सर्विस देता है, जो टीम सिलेक्ट करता है बेटा, उसे भी कवर नहीं करा गया है, टैक्सेबल है बच्चे। अगर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को कोई क्यूरेटर सर्विस देता है, जो बेटा पिचेस वगैरह के प्रिपरेशन में इन्वॉल्व होता है, क्यूरेटर, ये भी कवर्ड नहीं है बेटा, टैक्सेबल है। अगर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को कोई एक्सपर्ट सर्विसेज देता है, वो भी बेटा कवर्ड नहीं है, वो भी क्या है, टैक्सेबल। पक्का? तो याद रखना है बेटा किस किस को कवर किया गया है, प्लेयर सर्विस देता है, टीम मैनेजर सर्विस देता है, अंपायर, कोच, रेफरी सर्विस देता है, या एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को दूसरी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी सर्विस देती है, एग्जेम्प्ट है। कमेंटेटर देगा, सिलेक्टर देगा, क्यूरेटर देगा, एक्सपर्ट देगा, सब टैक्सेबल हो जाएगा बेटा। पॉइंट क्लियर हुआ सबको? बेटा एक कई बार ना एक क्वेश्चन बेटा एमसीक्यू बन जाता है, क्या बेटा, अब ये मुंबई इंडियंस है, आईपीएल है ना, मुंबई इंडियंस है, या कोलकाता नाइट राइडर्स है, या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है, चेन्नई सुपर किंग्स है, ये सब बेटा आपकी फ्रेंचाइजीज हैं। अब मुझे बताओ, रोहित शर्मा
बेटा रोहित शर्मा अपनी सर्विसेज मुंबई इंडियंस को दे रहा है। रोहित शर्मा अपनी सर्विसेज बेटा मुंबई इंडियंस को दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही बेटा एग्जाम्पल, गौतम गंभीर अपनी सर्विसेज बेटा केकेआर को दे रहा है। बेटे विराट कोहली अपनी सर्विसेज आरसीबी को दे रहा है। महेंद्र सिंह धोनी अपनी सर्विसेज बेटा सीएसके को दे रहा है एज अ प्लेयर। ऑब्वियस सी बात है बेटा, रोहित शर्मा अपनी सर्विसेज मुंबई इंडियंस को दे रहा है एज अ प्लेयर, विराट कोहली अपनी सर्विसेज आरसीबी को दे रहा है एज अ प्लेयर, धोनी अपनी सर्विसेज सीएसके को दे रहा है एज अ प्लेयर। मुझे बेटा ये जानना है उनकी सर्विसेज एज अ प्लेयर बेटा टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट? टैक्सेबल, क्योंकि बेटा जो फ्रेंचाइजीज होती है ना, उन्हें बेटा रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी नहीं माना जाता है। ये जो फ्रेंचाइजीज है ना, इन्हें रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी नहीं माना जाता है, नॉट कंसिडर्ड एज रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी। और रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी नहीं है तो बेटा इनको दी गई सर्विसेज टैक्सेबल होंगी। पूरा लिख लेना आप लोग, नॉट कंसिडर्ड एज रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी। तो ये बेटा कई बार ना इस टाइप की चीजें एमसीक्यू में पूछ ली जाती हैं आपसे, समझ आया बेटा? पक्का? अच्छा, आओ जरा कौन कौन आता है बेटा रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी में, एक रीडिंग मार लो आप। प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी बाय अनदर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी एग्जेम्प्ट है बेटा। और कौन कौन आएगा रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी में? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, recognized नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन। तो इन सबको बेटे रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी माना गया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, रिकॉग्नाइज्ड नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन। तो ये सब हैं बेटे आपकी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी। फ्रेंचाइजीज रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी में कवर नहीं होती है। ठीक है बेटा? और देखो बेटा वही बात जो मैं आपको बताई थी डायग्राम के थ्रू, वो मैंने यहाँ पर नोट में लिखी हुई है। सर्विसेज बाय वे ऑफ कमेंटेटर्स, सिलेक्टर्स, एक्सपर्ट्स, क्यूरेटर्स आर टैक्सेबल बेटा, वो टैक्सेबल हैं। एंड सर्विसेज बाय प्लेयर टू फ्रेंचाइजी आर ऑल्सो टैक्सेबल। क्यों बेटा? बिकॉज फ्रेंचाइजीज आर नॉट कंसिडर्ड एज रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडीज। ठीक है, अगला बेटा, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इशुएंस ऑफ पासपोर्ट। तो बेटा गवर्नमेंट आपको क्या इशू कर रही है? पासपोर्ट। उसके लिए आपसे पासपोर्ट फीस चार्ज कर रही है, क्या उस पर जीएसटी आएगा? नहीं आएगा बेटा। वीजा इशू कर रही है, उस पर जीएसटी नहीं आएगा। ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर रही है, उस पर जीएसटी नहीं आएगा। बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट इशू कर रही है, कोई जीएसटी आपसे नहीं लिया जाएगा। अच्छा, 48 देखना बेटा, लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्सेज 1 year or more provided by IIMs for which they award डिग्री और डिप्लोमा। बेटा अब ये जो IIMs है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स, ये बेटा अपने इंस्टीट्यूशंस में ये 2 तरह के कोर्सेज देते हैं बेटा। एक तो होते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्सेज और एक होते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज। लॉन्ग ड्यूरेशन बेटा वो हैं जो 1 साल या उससे ज़्यादा के हैं। ठीक है, और शॉर्ट ड्यूरेशन वो हैं जो 1 साल से कम के हैं, लेस देन 1 year। तो उन्होंने क्या कहा, लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्सेज तो एग्जेम्प्ट हैं बेटे, उस पे जीएसटी नहीं आएगा, लेकिन जो शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज हैं दे आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज बेटा टैक्सेबल हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्सेज एग्जेम्प्ट हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज बेटे टैक्सेबल हैं। किसके? IIM से। ठीक है, बाकी बेटा
ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़। तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है, ठीक है। क्या बेटा आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जीएसटी आएगा? नहीं आएगा बेटा, एग्जेम्प्ट रखा गया है। फिर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एंड टू फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एंड टू फीफा and its subsidiaries directly or indirectly related to any of the events under FIFA Under-17 Women's World Cup 2020 hosted in India। ये भी बेटा क्या है? एग्जेम्प्ट है। लेकिन बेटा ये फॉर द टाइम बीइंग ही है, अगले साल तो ये हट जाएगा ना। वर्ल्ड कप होस्ट हो गया, उसके बाद बेटा कौन पूछ रहा है इस सर्विस को, तो ये सर्विस अगले साल हट जाएगी बेटा। ये सर्विसेज लाई गई है फॉर द टाइम बीइंग, फॉर 2020। बुरा हाल है बेटा 2020 का, तो वर्ल्ड कप तो दूर की बात ही लग रहा है अभी। सब बताओ बेटा, ये आपकी सारी सर्विसेज हैं विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। पक्का बेटा? नेक्स्ट लेक्चर में ना मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ये चैप्टर बेटा आपका वाइंड अप करेंगे, ठीक है। चलो बच्चे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। टिल देन थैंक यू।